नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिलॉजी एजुकेशन पे। हम डिस्कस कर रहे थे बिहार स्पेशल की इस बुक को। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। ये इसका पार्ट 1 होगा, जिसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बिहार के बारे में पढ़ेंगे, होम रूल मूवमेंट और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बिहार। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बॉम्बे में 1885 में। इसके प्रेसिडेंट बनते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी और इसके जनरल सेक्रेटरी होते हैं एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया था कांग्रेस को बनाने के लिए। इस कांग्रेस के फॉर्मेशन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था एओ ह्यूम का, जो कि जनरल सेक्रेटरी होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 में जब इसका फॉर्मेशन होता है। तो शुरुआती सालों में कांग्रेस की जब फॉर्मेशन थी 1885 से 1908 के बीच में, काफी ज्यादा एक इंथुजियाज्म देखा जाता है बिहार में इसको लेके। और कई डेलीगेट्स जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं कांग्रेस के सेशन में। कांग्रेस का जो सेशन था वो 27 से 31 दिसंबर को हर साल किया जाता था। तो बिहार से भी कई डेलीगेट्स जो थे उसमें शामिल हुआ करते थे। एक बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है 1908 में, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर, और इसका हेडक्वार्टर होता है पटना। और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, क्योंकि ये प्रोविंस में बिहार एक प्रोविंस के हिस्से में आता था, इसलिए प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की भी एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होती थी। तो इसका पहला सेशन है बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का, वो होता है पटना में 1908 में। और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं सर अली इमाम, और मजरूल हक भी इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। 1912 का जो वर्ष है काफी ज्यादा हिस्टोरिकली बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी साल 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग राज्य बनी थी, एक प्रोविंस का दर्जा दिया गया था उस वक्त। 1912 में बिहार फॉर्म हुआ था। और उसी साल जो है 27वां सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बांकीपुर पटना में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। और आर एन मधुलकर जो है इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। मजरूल हक जो है चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी के मेंबर होते हैं। और सचिदानंद सिन्हा जो है इसके जनरल सेक्रेटरी होते हैं। 1914 में दो प्रोमिनेंट एमिनेंट पर्सन जो है बिहार के, मजरूल हक और सचिदानंद सिन्हा, इनको भेजा जाता है डेपुटेशन जो इंग्लैंड जारी होती है कांग्रेस की, उसमें इनको भी शामिल किया जाता है, मजरूल हक और सचिदानंद सिन्हा को। और जो कांग्रेस में भूपेंद्र नाथ बसु, एम ए मोहम्मद अली जिन्ना, एन एम सामर्थ, बी एन शर्मा, लाला लाजपत राय, ये सारे के सारे लोग जो थे इस डेलीगेट्स में शामिल थे। तो बिहार से दो लोग शामिल थे, मजरूल हक और सचिदानंद सिन्हा। तो जो होम रूल मूवमेंट है ये स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, और इसका एक इम्पैक्ट देखा गया बिहार पे भी। ये है एनी बेसेंट जिन्होंने इस मूवमेंट की स्टार्ट किया था। जो ये मूवमेंट है तिलक के द्वारा ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका था अप्रैल 1916 में। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था पुणे में। और जो एनी बेसेंट का ये मूवमेंट है ये सितंबर 1916 में स्टार्ट किया गया था। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था मद्रास, चेन्नई में। और ये पूरे पैन इंडिया लेवल पे इसको चलाया गया था। एक मीटिंग होती है बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को, और ये डिसाइड किया जाता है कि बिहार में भी एक होम रूल लीग बनाया जाएगा। इसमें प्रेसिडेंट बनते हैं मजरूल हक, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं सरफराज हुसैन खान, पुरेंदु नारायण सिन्हा, और इसके सेक्रेटरीज बनते हैं चंद्रवंशी सहाय, बैजनाथ नारायण सिंह। ये इसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे बिहार में। एनी बेसेंट विजिट करती है पटना में 18 अप्रैल 1918 को, और दूसरी विजिट होती है इनकी 25 जुलाई 1918 को। ये मिलते हैं यहाँ के हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा से। होम रूल मूवमेंट जो है एक इंस्ट्रूमेंटल एक मिशन था, जिससे ये अवेयरनेस लाना चाहते थे यहाँ के लोगों के बीच में कि होम रूल मूवमेंट को किस तरह से लीड किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर लगातार मांग की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा। तिलक जी ने अपने इस मूवमेंट में भी काफी ज्यादा डिमांड किया था। इन्होंने एक नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन यहाँ के लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो इसकी अवेयरनेस के लिए इस होम रूल मूवमेंट को जो है इस्टेब्लिश किया गया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। तो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बिहार पे किस तरह से हावी होता है। तो जब कांग्रेस फॉलो कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वो प्रे करती थी, पिटीशन करती थी, प्रोटेस्ट करती थी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट को, स्वराज को हासिल करना चाहती थी। लेकिन एक ऐसी सेक्शन भी थी नेशनलिस्ट की जो कि रेडिकल आइडियाज रखती थी, वो फॉलो करना चाहती थी रेवोल्यूशनरी मेथड्स। रेवोल्यूशनरी तरीके से वो
स्वराज्य को प्राप्त करना चाहती थी, इंडिपेंडेंस प्राप्त करना चाहती थी। तो होता क्या है कि जब पार्टीशन होता है बंगाल का 1905 में, और जो पॉलिसीज थी लॉर्ड कर्जन की, वो काफी ज्यादा आक्रोश ला देता है नेशनलिस्ट के बीच में। और कुछ एक्टिविटीज जो है वो बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा हो रहा था इंडिया लेवल पे, जिससे इसका प्रभाव देखा जाता है बिहार पे। वो उनकी आइडियाज, वो उनके एक्टिविटीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो इसलिए बिहार पे भी इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बिहार के भी जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा इस एक्टिविटीज को फॉलो करना चाहते हैं, वो भी रेवोल्यूशनरी मेथड्स को अपनाना चाहते हैं। तो 30 अप्रैल 1908 को एक घटना होती है मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के नाम से भी जाना जाता है इसको, जब अ, एक दो यूरोपियन लेडीज की इसमें हत्या हो जाती है, जो कि वाइफ और डॉटर होती है मिस्टर पिंगल कैनेडी की। एक्चुअली ये जो बॉम्ब है वो फेंका गया था किंग्सफोर्ड के लिए। वो किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे, जो कि उस समय का डिस्ट्रिक्ट जज था मुजफ्फरपुर का, क्योंकि उस वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो चुका था। क्योंकि वो करते क्या थे, वो काफी ज्यादा हैवी सेंटेंसेस पास करते थे पॉलिटिकल वर्कर्स पे। छोटी गलतियों पर भी वो काफी ज्यादा एक भयानक सजा देते थे, तो जिसके लिए वो काफी ज्यादा अनपॉपुलर थे। तो रिवोल्यूशनरी ने सोचा कि इसको हम खत्म कर देते हैं। इसके लिए उन्होंने ये बॉम्ब फेंका था, परंतु इसमें दो लेडीज, जो इनोसेंट लेडीज थी, दो यूरोपियन लेडीज, वो खत्म हो जाती है, मर जाती है। इसके लिए जो खुदीराम बोस है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी जाती है, और प्रफुल्ल चाकी जो थे इनके एसोसिएट, वो वहीं पर खुद को शूट कर लेते हैं। तो ये है भूपेंद्र नाथ दत्त, ये है हमारे खुदीराम बोस। ये सबसे कम उम्र के रिवोल्यूशनरी थे जिनको फांसी दी गई थी। ये महज 18 वर्ष के थे जब उन्हें फांसी दी गई थी। और यह है सचिन सान्याल, कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि खुदीराम बोस जो है सबसे यंग रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, जिन्हें फांसी की सजा मिली थी 11 अगस्त 1908 को। वो महज 18 वर्ष के थे उस वक्त जब उन्हें फांसी मिली थी। और देवघर जो है एक सेंटर रहा है रिवोल्यूशनरी आइडियाज, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का, जहां पर सिल लॉज के द्वारा जो है बॉम्ब को बनाया जाता था, और वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी ऐसे ही रिवोल्यूशनरीज को। और ये गाइड कौन करते थे उनको, सखाराम गणेश देवस्कर, जो देवघर डिस्ट्रिक्ट के ही थे, वो उनको गाइड किया करते थे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते थे। इंदुनाथ नंदी एक रिवोल्यूशनरी व्यू रखते थे, और अपने रिवोल्यूशनरी व्यू को वो फैलाते थे गांव गांव जाकर बिहार के अलग अलग जगहों पर। मैजिक लैंटर्स का ये सहारा लेते थे। और रांची जो है एक प्रोमिनेंट एक सेंटर रहा है अनुशीलन समिति का। अनुशीलन समिति जो है स्टेब्लिश की गई थी बिहार के पटना में। और कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखी जाती है दुमका में भी। और यहाँ पर इनको कन्विक्ट किया जाता है रोड्डा आर्म केस के लिए, जो कि प्लान किया गया था बिपिन बिहारी गांगुली के द्वारा।